नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की, और बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपना रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप में कई फैक्टर्स हैं। हिंदुत्व की राजनीति का फैक्टर है, नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस प्रकार से तमिलनाडु की संस्कृति से खुद को जोड़कर यह साबित करने का प्रयास किया है कि तमिल संस्कृति भारत की संस्कृति है और तमिल और हिंदी के बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन संस्कृति ही तमिल संस्कृति है, तमिल संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। दोनों एक दूसरे के कहीं विरोधी नहीं है। और साथ साथ तमिलनाडु वह राज्य है मित्रों जहां पर कि भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा संरक्षित किया गया है, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से। उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि सबसे कम धर्मांतरण अगर कहीं हुआ दक्षिण भारत के जिन 5 राज्यों में, 5 राज्य जो प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे कम अगर धर्मांतरण कहीं हुआ तो वह राज्य है तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तुलना में आज भी तमिलनाडु में हिंदुओं की आबादी सबसे बड़ी है। सबसे कम कन्वर्जन हुआ वहां इसलिए हुआ कि वहां तमिल संस्कृति का प्रभाव मजबूत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को लगातार टारगेट कर रही है काशी तमिल संगमम के माध्यम से। अभी आपने देखा कि मदुरई में जिस प्रकार से वहां कार्तिकेय दीपम पर तमिलनाडु की सरकार ने रोक लगाया, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो करारा विरोध किया। उसके बाद भरत पूजा नदी केरल में जिस प्रकार से वहां भी कुंभ का महोत्सव, महामाघ महोत्सव, कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका रही। लेकिन उस यात्रा को, जो यात्रा की शुरुआत हुई तमिलनाडु से, उस यात्रा को रोक दिया तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, तो ऐसे कई घटनाएं घटी है तमिलनाडु में। लेकिन उससे भी बड़ी घटना मित्रों देखिए है क्या कि अन्य राजनीतिक दल चुनाव की घोषणा या चुनाव के घोषणा से कुछ दिन पहले से चुनावी रणनीति बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से महीनों पहले से अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर देती है। तो उसी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के केंद्र में एक और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को जब भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति बनाया था मित्रों, आपको पता है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था अपने कार्यकाल के बीच में ही। तब भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया था। तो उसके पीछे तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में था। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह बात, नरेंद्र मोदी के दिमाग में अमित शाह के निशाने पर तमिलनाडु इसलिए भी थी कि मित्रों दक्षिण भारत के 5 राज्यों में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि कर्नाटक वह राज्य है मित्रों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित आधार है जिसके बल पर बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, विपक्ष में बैठती है। दूसरा राज्य तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस की सरकार है। बीआरएस को बीजेपी ने वहां तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। तीसरा नंबर पर धकेलने जाने के बाद, दूसरे नंबर पर आने के बाद यह बात की संभावना बढ़ जाती है कि सत्ता कभी भी आ सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं मित्रों जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता मुख्य मुकाबले में आ चुकी है। लड़ाई त्रिकोणीय है केरल के विधानसभा चुनाव में। तमिलनाडु के साथ ही चुनाव होना है केरल का। वर्तमान परिस्थिति दिख रही है कि बीजेपी और यूडीएफ के बीच मुख्य लड़ाई होता हुआ दिख रहा है। एलडीएफ, सीपीएम मुख्य लड़ाई से बाहर होती हुई दिख रही है। तो केरल में भी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर आप कह सकते हैं कि मुख्य मुकाबले में है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के भरोसे है। लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अन्नामलाई के माध्यम से भी प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और सीपी राधाकृष्णन को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया था उस दिन भी बीजेपी के निशाने पर तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव ही था। मित्रों जो सीपी राधाकृष्णन है,
सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु में, वर्तमान में तो तमिलनाडु का मोदी कहा जाता था, लेकिन एक जमाना था जब तमिलनाडु में वाजपेयी कहा जाता था। सीपी राधाकृष्णन को प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2003 से लेकर 2006 तक, 3 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे तमिलनाडु में। 1998 में जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, 98 से लेकर 99, फिर 99 में जब उपचुनाव हुआ, दोनों चुनाव कोयम्बटूर से जीतने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। सीपी राधाकृष्णन के चुनाव लड़ने के दौरान ही चुनाव प्रचार करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे थे कोयम्बटूर, और उसी 14 फरवरी 1998, 14 फरवरी 1998 को जब लालकृष्ण आडवाणी कोयम्बटूर में सीपी राधाकृष्णन के लिए सभा करने वाले थे मित्रों, उन्हीं दिनों वहां सीरियल ब्लास्ट हुआ था। सीरियल ब्लास्ट हुआ था वहां, और उस सीरियल ब्लास्ट में 58 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हो गए थे, 12 जगहों पे 12 बम धमाके हुए थे, 11 जगहों पे। निशाने पर लालकृष्ण आडवाणी थे। उन दिनों लालकृष्ण आडवाणी भारत में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन से निकला हुआ चेहरा थे लालकृष्ण आडवाणी, और उन पर जानलेवा हमला, आत्मघाती हमला का प्रयास हुआ था। लालकृष्ण आडवाणी तो खैर बच गए थे। तो 98 और 99 दोनों लोकसभा चुनाव कोयम्बटूर से जीतने में कामयाबी हासिल किया था सीपी राधाकृष्णन ने। यद्यपि उसके बाद 2004, 2014 और 2019 ये चुनाव हार गए सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल रहे, उससे पहले झारखंड के राज्यपाल रहे, एक्टिंग में तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को निभाया। पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप देखेंगे लगातार जो द्रविड़वादी पार्टियां हैं, विशेषकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणवादी पार्टी बताती है। लगातार बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां तमिलनाडु की संस्कृति के लिए खतरा बताते हैं। हिंदी के विरोध के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। सनातन को बिच्छू, मतलब क्या क्या केकरा, इस प्रकार से संबोधित करते हैं स्टालिन और स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन। इन सब के बीच सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जमीन तैयार किया, लगभग आप कह सकते हैं कि 50 साल, मात्र 16 साल की अवस्था में, 16 साल की उम्र में सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के स्वयंसेवक बने, आरएसएस के कार्यकर्ता बने। मित्रों, केवल कोयम्बटूर में ही बम ब्लास्ट नहीं हुआ था मित्रों 98 में, 98 में। उससे पहले तो 1993 में भी तमिलनाडु में, चेन्नई में, उन दिनों मद्रास नाम हुआ करता था, आरएसएस का राज्य मुख्यालय, वहां भी बम धमाके हुए थे, वहां भी बम धमाके हुए थे। तो लगातार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भले ही कमजोर रही, लेकिन तमिलनाडु में लगातार आप कह सकते हैं कट्टरपंथियों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में उन दिनों भारतीय जनता पार्टी को संभालकर भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो इसने बचा कर रखा, उसमें नाम है सीपी राधाकृष्णन का। गोंडर वेल्लार जाति से आते हैं, उसी जाति से जिस जाति से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता पलानीसामी आते हैं, उसी जाति से आते हैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में चमकता हुआ चेहरा अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी वो भी गोंडर वेल्लार जाति से ही आते हैं। इस जाति की लगभग 6 से 7% आबादी है तमिलनाडु में। तो क्या सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाना और जितने भी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों लिए, जिस प्रकार से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश था तमिलनाडु की जनता के लिए कि हिंदुत्व की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी राजनीति में
तमिलनाडु के लोगों का भी योगदान उतना ही बड़ा है जितना बड़ा किसी अन्य राज्य के लोगों का है। तमिलनाडु को भारतीय जनता पार्टी आइसोलेट करके नहीं देखती। यह संदेश बड़ा देने का प्रयास जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्या तमिलनाडु की जनता भारतीय जनता पार्टी की उस उम्मीद को पूरा करेगी? ये तो परिणाम बताएगा जब मई में चुनाव के परिणाम निकल कर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।